अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज 6th लेक्चर है कंप्यूटर साइंस क्लास 9th का। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि मेमोरी क्या है। मेमोरी एक फ़िज़िकल डिवाइस है जो डाटा को स्टोर करने के काबिल होती है। बुनियादी तौर पर इसकी दो टाइप्स बताई गई थी, वोलेटाइल मेमोरी और नॉन वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल मेमोरी ऐसी मेमोरी या कंप्यूटर मेमोरी की ऐसी टाइप जिसमें डाटा तब तक ही महफूज या स्टोर रह सकता है जब तक उसको इलेक्ट्रिसिटी मिलती रहेगी। लफ्ज़ वोल्टाइल अख़ज़ किया गया है वोल्टेज से। तो ऐसी मेमोरी जिसको वोल्टेज या इलेक्ट्रिसिटी या पावर सप्लाई मिलती रहेगी तब तक उसमें डाटा महफूज रहेगा। इस तरह की मेमोरी को बोलते हैं वोलेटाइल मेमोरी। सेकंड जो है वो है नॉन वोलेटाइल मेमोरी, यानी कि ऐसी मेमोरी जिसमें डाटा तब भी स्टोर रह सकता है जब तक उसका कनेक्शन बाकी रहे, या फिर कनेक्शन अगर लॉस्ट हो भी जाए, कनेक्शन ख़त्म भी हो जाए, तब भी डाटा उसमें स्टोर रहे। यानी कि ऐसी मेमोरी जिसमें अगर वोल्टेज उसको ना भी रिसीव हो, ना भी मिले, तब भी उसमें डाटा स्टोर रह सकता है। ऐसी मेमोरी को नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। इसकी दो मेजर टाइप्स बताई गई थी। वैसे तो कई इसकी टाइप्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं इसकी, बहुत सारी मेमोरीज में लाइज करती हैं, लेकिन जो मेन बताई गई थी वोलेटाइल में वो थी रैम, जैसे कि आप फिगर में देख रहे होंगे, और नॉन वोलेटाइल में जो बताई गई थी वो थी हार्ड डिस्क, जो भी आप फिगर में देख रहे होंगे पेज नंबर 40। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा था वो था स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस क्या थी? एक ऐसा कंपोनेंट, एक हार्डवेयर पार्ट कंप्यूटर का जिसमें हम डाटा को स्टोर कर सकें, पोर्ट कर सकें और एक्सट्रैक्ट भी कर सकें। यानी कि नॉर्मली परमानेंट जो डिवाइसेस होती हैं डाटा स्टोरेज की, वो स्टोरेज डिवाइसेस कहलाती हैं, क्योंकि इसमें ये होगा कि आप डाटा को स्टोर करेंगे, फिर पोर्टिंग का मैंने ये बताया था कि उस डिवाइस को आप एक कंप्यूटर से ईजीली डिसअटैच करके दूसरी डिवाइस के साथ, यानी कि दूसरी कंप्यूटर के साथ या किसी भी डिवाइस के साथ जो कंप्यूटिंग डिवाइस होगी उसके साथ अटैच करके उसको यूज़ कर सकते हैं और एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं उसमें से डाटा को, अपनी मर्ज़ी का डाटा निकाल भी सकते हैं। तो इस तरह की जो डिवाइस होगी वो कहलाएगी स्टोरेज डिवाइस। इसमें जो हमें चीज़ें बताई गई थी, हार्ड डिस्क थी, USB फ्लैश ड्राइव्स, ये नॉर्मली इसकी ख़ास टाइप्स हैं जो नॉर्मली इस्तेमाल हो रही हैं। रैम भी इसमें आ सकता है, लेकिन एक तरह से रैम स्टोरेज डिवाइस में नहीं आ सकती कि इसमें हम डाटा को स्टोर करके उसको पोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि रैम में डाटा परमानेंटली स्टोर रहता नहीं है, तो हम उसको एक जगह से दूसरी जगह नहीं लेके जा सकते। इसके बाद जो डिफरेंस था मेमोरी का और स्टोरेज का वो हमने पढ़ा था कि मेमोरी सिंपली डाटा को स्टोर करती है, एप्लीकेशन जो करंटली इस्तेमाल हो रही होंगी उनको स्टोर करेगी और उनसे रिलेटेड डाटा को, जबकि इसके बरक्स जो स्टोरेज है वो जगह है जहाँ पर डाटा को हम लंबे अरसे के लिए स्टोर कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म का भी बताया गया, लेकिन शॉर्ट टर्म भी वही होगा जो हमारे कहने पे ही डिलीट होगा, अदरवाइज़ वो डिलीट नहीं होगा। इसके बाद मेमोरी में बताया गया था कि ये टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइस है, आर्जी है, मुस्तकिल नहीं है। इसके बरक्स जो स्टोरेज में लिखा हुआ है सेकंड पॉइंट में कि स्टोरेज डिवाइस जो है वो परमानेंट है, यानी कि मुस्तकिल है। इसमें डाटा मुस्तकिल है, जब तक हम कमांड नहीं देते उसको डिलीट करने की, वहाँ से डाटा डिलीट नहीं होता। इसके बाद मेमोरी में बताया था कि लेसर इन साइज़, इसका जो साइज़ है, स्टोरेज कैपेसिटी जो है इसकी वो थोड़ी है। इसके बरक्स जो स्टोरेज है उसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, क्योंकि जहाँ पर हमने ज़्यादा अरसे के लिए डाटा को स्टोर करना होगा तो अदरवाइज़ सिंपली हमने वहाँ जो है हमें स्पेस भी ज़्यादा चाहिए होगी, ताकि ग्रेजुअली अगर कोई डाटा आता जाए तो हम उसको स्टोर करने के काबिल हों। इसके बाद हाई एक्सेसिंग स्पीड, मेमोरी की जो स्पीड है वो हाई है, यानी कि उसमें आप जब डाटा उसमें से एक्सेस करना चाहें, उसमें से निकालना चाहें, यानी कि उस तक रसाई हासिल करना चाहें, तो वो उसमें जो टाइम लगेगा वो बहुत ही कम होगा। इस वजह से उसकी स्पीड जो है वो ज़्यादा बताई जाती है। इसके बरक्स स्टोरेज वो लो एक्सेसिंग स्पीड है, क्योंकि वो कंप्यूटर मेन मेमोरी पे लाई नहीं करती, वो अलग से होती है। तो जब उसमें आप एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो आपको कुछ प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा,
जिसमें टाइम स्पेंड होगा और कहा यह जाएगा कि इसमें इस तक पहुंचने में टाइम लगता है, जिसके हम बोलते हैं लो एक्सेसिंग स्पीड। इसके बाद मेमोरी, इट इज़ कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी, इसको प्राइमरी मेमोरी भी कहा जाता है। और साथ ही स्टोरेज को क्या बोला जाता है, सेकेंडरी मेमोरी। फिर हमने पढ़े थे कंप्यूटर मेमोरीज़ की कुछ टर्मिनोलॉजीज़, जिसमें बिट थी। बिट एक सिंपल स्मॉलेस्ट यूनिट है डाटा का, जिसमें या तो ज़ीरो होगा या वन होगा। इस ज़ीरो या वन को बाइनरी डिजिट कहा जाता है, जिससे लफ्ज़ बनाया गया बिट। उसके बाद है बाइट। बाइट जो है वो 8 बिट्स का एक ग्रुप होता है, उनसे जो चीज़ कंबाइन करके जो बनती है वो है 1 बाइट, जो एक सिंगल ASCII कैरेक्टर को स्टोर कर सकता है। इसके बाद है जी किलोबाइट। 1 KB। 1 KB बराबर है 1024 बाइट्स, यानी कि जब बाइट्स की तादाद 1024 हो जाएगी तो क्या बनेगा 1 KB, यानी कि 1 किलोबाइट। मैंने ये भी बताया था कि नॉर्मली जो किलो का लफ्ज़ है वो 1000 से रिलेट करता है, सिंपल 1000, लेकिन यहाँ 1024, क्योंकि 2 की पावर जब आप 10 लेते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 1024। इस तरीके से मेगाबाइट। अब मेगाबाइट क्या है, जब 1024 किलोबाइट हो जाएंगी तो बन जाएगा 1 मेगाबाइट। इसके बाद 1 GB। जब MB जो है, जैसे आपने एड्स वगैरह में सुना भी होगा, जब MB 1024 हो जाएंगी तो क्या बनेगा 1 GB। इसी तरीके से 1 TB, जब 1024 GB हो जाएंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएंगे 1 TB में। इस तरीके से जब 1024 TB हो जाएंगे तो वो बराबर हो जाएंगे 1 PB के। और इसके साथ ही अगर आप टेबल में देखें तो ये भी लिखा होगा कि 1024 की पावर जब 2 होगा तो वो MB, जब 3 होगा तो GB, जब 4 होगा तो TB, और जब 5 होगा तो PB। यानी कि फर्स्ट में जो है 1024 बाइट्स, वो सिंपली 1024 की बाइट 1 होगी, उसकी पावर 1 होगी, तो वो बराबर होगा किलोबाइट के। जब बढ़ेगी तो उसके बाद मेगाबाइट 2 हो जाएगी, जब 3 होगी तो गीगाबाइट, जब 4 होगी तो टेराबाइट, और जब 5 होगी तो पीटाबाइट। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है बोलियन प्रपोजिशन, पेज नंबर 44। A proposition is a sentence that can either be true or false। एक ऐसा जुमला, ऐसा फ़िक्रा है जिसका आंसर, जिसका जवाब जो है या फिर सही में आएगा या फिर गलत में, तो उसको हम बोलते हैं बोलियन प्रपोजिशन। फॉर एग्जांपल द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर प्रपोजिशन। एग्जांपल दी है, इसको पढ़ लेते हैं। समवन फ्रॉम आवर स्कूल कैन जॉइन पाकिस्तान क्रिकेट टीम। आई विल get A+ grade in board exam। I want to excel in mathematics। This year Pakistan Super League PSL final match will be played in Lahore। I play chess। अब ये जितनी भी हमारे पास ये फ़िक्रे हैं, ये सारे के सारे हमारे पास एग्ज़ाम्पल हैं प्रोपोजिशन के। इसके नीचे जो देखें, बट द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर नॉट प्रोपोजिशन। हाउ आर यू, आप कैसे हैं। क्लोज द डोर। इज़ इट हॉट आउटसाइड। ऊपर वाले जो फ़िक्रे हैं वो बहुत सिंपल हैं और उनका आंसर येस और नो में आएगा। ठीक है, कि सिंपल आई प्ले चेस। ठीक है, मैं चेस खेलता हूँ, हाँ या फिर ना। ठीक है, ये सिंपल कुछ सेंटेंसेस होंगे जिनका आंसर जो है वो येस और नो में आएगा। इनके लिए ज़रूरी नहीं है कि इनके आखिर में क्वेश्चन मार्क हो, ये सिंपल सेंटेंस होंगे। हाँ, अगर मैं खेलता हूँ या नहीं खेलता हूँ तो उसके आंसर में बताऊँगा कि मैं चेस खेलता हूँ या नहीं। इसमें क्वेश्चन मार्क की ज़रूरत नहीं होगी, सिंपल सेंटेंस होगा कि आई प्ले चेस। आप इसका आंसर दें, क्या आप चेस खेलते हैं या नहीं, हम अपने फिक्रों में यही बोलेंगे। तो सिंपली जवाब जो होगा वो येस और नो में होगा या ट्रू और फॉल्स में होगा। ये आई प्ले चेस।
मैं चेस खेलता हूँ, आप बताइए आप मैं खेलता हूँ या नहीं, सेकंड पर्सन बोलेगा हाँ जी आप खेलते हैं। इसी तरीके से मुझसे भी पूछा जा सकता है कि क्या आप खेलते हैं या नहीं, तो मैं बताऊँगा हाँ जी खेलता हूँ या नहीं। तो ऐसे कोई भी सेंटेंसेस जिनका आंसर ट्रू और फॉल्स में आ सके वो बूलियन प्रोपोजिशन कहलाते हैं। जैसे व्हाट्स योर नेम या टेल योर नेम, तो ये एक प्रोपोजिशन नहीं है क्योंकि इसका आंसर जो है वो येस और नो में नहीं आ सकता। अगर पूछा जाए योर एज इज़ 25, तो येस और नो होगा ये। लेकिन अगर एज पूछी जाए व्हाट इज़ योर एज, तो वो एक प्रोपोजिशन नहीं होगी। क्लियर? सिंपल सेंटेंसेस जिनके आंसर येस और नो में आ सके वो क्या होंगे? बूलियन प्रोपोजिशन। और इसी के थ्रू हम बूलियन अलजेब्रा को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कुछ बूलियन अलजेब्रा क्या है? कुछ लॉजिकल स्टेटमेंट्स जिनको हम सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ट्रुथ वैल्यूज़। एवरी बूलियन प्रोपोजिशन, ये सिंपली प्रोपोजिशन, एवरी प्रोपोजिशन टेक वन ऑफ टू वैल्यूज़, ट्रू और फॉल्स। हर जो प्रोपोजिशन होगी उसका जो आंसर होगा या फिर वो ट्रू में होगा या फॉल्स में। तो दीज वैल्यूज़ आर कॉल्ड दी ट्रुथ वैल्यूज़। जो ये वैल्यूज़ हैं ये क्या कहलाती हैं? ट्रुथ वैल्यूज़। ट्रुथ वैल्यू इज़ गिवन ऑन द बेसिस ऑफ ट्रुथफुलनेस और फॉल्सिटी ऑफ अ प्रोपोजिशन। और ये जो वैल्यू हैं ये उसके ट्रुथफुलनेस या उसके जो फॉल्सिटी है उसके ऊपर लाइज करेंगे, उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर होगा। तो जो एक हमने चीज़ पढ़ी बूलियन प्रोपोजिशन, ऐसा सेंटेंस जिसका आंसर या फिर ट्रू होगा या फिर फॉल्स, वो क्या कहलाएगा? बूलियन प्रोपोजिशन। ट्रुथ वैल्यूज़ क्या हैं? कि ऐसी वैल्यू या ऐसा आंसर जो या ट्रुथ में है या फॉल्स में है, या इन दोनों में से जो भी एक वैल्यू होगी या ट्रुथ या फॉल्स, ये क्या कहलाएगी? ट्रुथ वैल्यू। यानी कि हम पूछेंगे कि क्या उसका आंसर क्या आया है, तो हम पूछेंगे भी उसकी ट्रुथ वैल्यू क्या है, तो वे बताएंगे कि ये ट्रू है या फॉल्स है। इसके बाद जो हमारे पास एक और टॉपिक है पेज नंबर 46। वैसे तो पेज नंबर 45 में जो टॉपिक है लॉजिकल ऑपरेटर एंड और नॉट, ये भी हमारे स्मार्ट पेपर में इन्वॉल्व है, लेकिन इसको हम लास्ट में करेंगे। पहले हम इस ट्रुथ टेबल को भी समझ लेते हैं। पेज नंबर 46। अ ट्रुथ टेबल इज़ यूज्ड टू चेक वेदर अ प्रोपोजिशन इज़ ट्रू और फॉल्स। ट्रुथ टेबल को इसलिए डिज़ाइन किया गया है कि हम किसी भी प्रोपोजिशन को चेक कर सकें कि ये वो फॉल्स है या ट्रू। यूजुअली इट इज़ यूज्ड टू चेक द ट्रुथ वैल्यू ऑफ अ प्रोपोजिशन वेयर सम लॉजिकल ऑपरेटर इज़ यूज्ड। नॉर्मली या आमतौर पर ये जब लॉजिकल ऑपरेटर इस्तेमाल किए जाते हैं तो उनके आंसर को या उसकी ट्रुथ वैल्यूज़ को एवेलुएट करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, एक टेबल जिसके ज़रिए हम चेक करते हैं एक प्रोपोजिशन को कि क्या वो सही है या गलत, तो उस टेबल को क्या बोला जाता है? ट्रुथ टेबल। ठीक है, इसके साथ हमारे पास जो लास्ट टॉपिक है पेज नंबर 49 पे वो है लॉजिकल एक्सप्रेशन। लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या है? सिंपली एक एक्सप्रेशन को मैं आपको थोड़ा सा डिफ़ाइन कर देता हूँ। वैसे तो हमने इसको पढ़ना है मज़ीद, लेकिन एक्सप्रेशन एक जुमला है जिसके अंदर कुछ वैल्यूज़ होंगे, कुछ ऑपरेटर्स होंगे। तो ऐसा जुमला जिसमें लॉजिकल ऑपरेटर्स इस्तेमाल हो रहे होंगे वो क्या कहलाएगी? लॉजिकल एक्सप्रेशन। डेफिनेशन इसकी पढ़ लेते हैं। We get a logical expression when some logical operator is applied to the Boolean proposition। यानी कि अगर आप किसी Boolean proposition में जब लॉजिकल ऑपरेटर को इस्तेमाल करते हैं तो वो फ़िक्रा, वो एक्सप्रेशन क्या कहलाएगी? लॉजिकल एक्सप्रेशन। ठीक है, कि जब हम किसी एक्सप्रेशन में, किसी स्टेटमेंट में जहाँ पर ऑपरेटर इस्तेमाल हो रहे हैं और वो ऑपरेटर अगर हम लॉजिकल ऑपरेटर इस्तेमाल करेंगे तो वो एक्सप्रेशन क्या कहलाएगी? लॉजिकल एक्सप्रेशन। इसी तरीके से अगर किसी एक्सप्रेशन में अर्थमेटिक ऑपरेटर इस्तेमाल हो रहे हैं तो वो अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन कहलाएगी। इसी तरीके से अगर किसी एक्सप्रेशन में जो ऑपरेटर इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो रिलेशनल हैं
तो जो एक्सप्रेशन होगी वो क्या कहलाएगी? रिलेशनल एक्सप्रेशन। यहाँ तक तो हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा एक ही टॉपिक रह जाएगा जो पेज नंबर 45 पे है, लॉजिक ऑपरेटर, जिसको हम नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर में रीड करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। इन टॉपिक्स में किसी भी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम हो तो लाजमी मुझसे कांटेक्ट करें। अस्सलाम वालेकुम।